आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक डराने वाला वीडियो सामने आया जिसमें दो पुलिस वाले बीच सड़क पर एक आदमी को पीटते दिखे। आरोप है कि एक रिक्शा ड्राइवर ने सही से मास्क नहीं लगाया था और पुलिस के टोकने पर वो उनसे भिड़ गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर दी। दोनों पुलिस वाले कभी लात तो कभी घूंसों से उसे पीटते दिखे। इस बीच पिट रहे रिक्शा ड्राइवर के बेटे ने अपने पिता को छोड़ने की अपील की, मगर इन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मारपीट होती देख बीच सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद वहां पहुंची कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों को रोका। ऐसा वो मेरे को मार रहे थे जैसे कि सर मतलब मैंने कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो। पुलिस अधिकारियों ने हंगामे के लिए उस रिक्शा चलाने वाले को ही जिम्मेदार बताया। पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी। हालांकि इस मामले में जांच पूरी होने तक दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली के हौस खास इलाके से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने चालान कटने पर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों से मारपीट कर दी। बताया गया कि मास्क की जांच के दौरान जब एक कार को अचानक रोका गया तो उसके पीछे चल रही कुछ गाड़ियां उससे टकरा गईं, जिससे उस कार के ड्राइवर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो आसपास के कुछ लोगों के साथ मिलकर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों पर टूट पड़ा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने सिविल डिफेंस कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। उनके गुस्से को देखते हुए वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस वाले भी उन्हें शांत कराने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस दौरान कुछ महिला कर्मचारियों पर भी हमले की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव कर ऐसा नहीं होने दिया। इससे पहले सिविल डिफेंस का एक कर्मचारी हंगामा करने वालों में एक आदमी को अपनी बेल्ट से पीटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ ही देर में उसे शांत करा दिया गया। खबर है कि मारपीट का ये मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर लिया। यूपी पुलिस गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से बांदा ले आई। सुबह ठीक 4:30 बजे ये काफिला बांदा जेल पहुंचा और सिर्फ 2 गाड़ियों को जेल के अंदर जाने की इजाजत दी गई। इस बीच जेल के आसपास भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। यहां तक कि मीडिया की गाड़ियों को भी जेल से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और जेल के चारों तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दरवाजे गेट खोल दिए गए हैं, बांदा जिला जेल के गेट खोल दिए गए हैं और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। मुख्तार अंसारी का इंतजार खत्म हुआ और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में एक बार फिर आ गए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला जो अब मुख्तार अंसारी का आ रहा है और ये सब गाड़ियां आ रही हैं जो मुख्तार अंसारी को लेके जाएंगे। गेट खुले हुए हैं और यहीं से जो है पहली गाड़ी डिप्टी एसपी की जो है अंदर गई है और ये दूसरी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी अंदर गए हुए हैं, जहां से तीसरी गाड़ी और चौथी गाड़ी और इसके बाद 4 गाड़ियों को अंदर किया गया। 2 गाड़ियों को बैरिकेड के पहले रोक दिया गया है और केवल 2 गाड़ियां गेट नंबर 2 पर अंदर है, जिसमें मुख्तार अंसारी और डिप्टी एसपी की गाड़ियां हैं। तो लंबे काउंटडाउन के बाद आखिरकार गेम ओवर हो गया है। मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा लाने का गेम ओवर हो गया है। यूपी पुलिस का मिशन सक्सेसफुल रहा। बिना किसी दिक्कत के बांदा जेल रोपड़ से मुख्तार अंसारी को लाया गया है और ये देखिए इस वक्त बांदा जेल के अंदर है मुख्तार अंसारी। गेट नंबर 2 के पास मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस रुक गई है और यहाँ से मुख्तार अंसारी को अब जो है नीचे उतारा जाएगा और सबसे आगे डिप्टी एसपी की गाड़ी है और उसके बाद जो है मुख्तार अंसारी की गाड़ी है। जम्मू के गांधीनगर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि एक तेंदुए ने हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया। उसके पीछे वन विभाग की टीम करीब 5 घंटे तक इधर उधर भागती रही, तब जाकर उसे पकड़ा गया। लेकिन तब तक उस तेंदुए ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागते रहे। इसी बीच उसने एक आदमी पर हमला कर दिया जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। खबर है कि उस तेंदुए ने इसी तरह एक और आदमी पर भी हमला किया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी उसे पकड़ने की कोशिश में जुटे रहे,
लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। मुख्तार के साथ रोपड़ से बांदा आए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि काफिला लगभग 13.5 घंटों में बांदा पहुंचा। हमारे साथ इस वक्त सीओ साहब हैं सत्य प्रकाश जी, क्योंकि इनके ही निर्देशन में रोपड़ से बांदा तक टीम आई थी। सर, किस तरह का अनुभव रहा, क्योंकि वहां से यहाँ तक का लंबा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम लोग उच्चाधिकारियों के निर्देश से माननीय एडीजी साहब, आईजी साहब, एसपी बांदा सर, एडिशनल एसपी सर के मार्गदर्शन में इनको सकुशल रोपड़ पंजाब से लाके और हमने इनको सकुशल बांदा जेल में दाखिल कर दिया। कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। मीडिया बंधुओं ने, सभी लोगों ने काफी कोऑपरेट किया है। कितने घंटे का समय रहा? लगभग 13.5 घंटे में हम लोग लेके आए हैं। लगभग 900 किलोमीटर पड़ता है। कहीं पर गाड़ियां रोकी नहीं गई खाने के लिए? वॉशरूम वगैरह के लिए जो हमारी नित्य क्रिया उसके लिए नित्य क्रिया के लिए जरूरत थी, केवल हमने वहाँ गाड़ी रोकी थी। बाकी कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं थी। मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य कैसा है सर? एकदम सही है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की बीमारियां थी, कहा जाता है कि तकलीफ वो लोग डॉक्टर साहब बता पाएंगे, उस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल वो वर्तमान में स्वस्थ हैं, ठीक है। तो साहब हमारे साथ सत्य प्रकाश थे, उनका कहना था कि पूरी तरह से उनका जो टारगेट था यहाँ तक पहुँचाना, उन्होंने वो किया और सकुशल उन्हें यहाँ पर पहुँचाया है। अब जो उनका स्वास्थ्य ठीक है, उसके साथ ही डॉक्टरों की मेडिकल टीम जो उसका चेकअप कर रही है। यूरोप के देश आइसलैंड से बीते कई दिनों से जिस ज्वालामुखी के पास पर्यटकों का जमावड़ा लगा था, वो एक बार फिर वीरान हो गया। ज्वालामुखी के खतरनाक रूप अख्तियार करने के बाद उसे तुरंत खाली कराने के आदेश जारी किए गए और वहां घूमने पहुंचे सैकड़ों लोगों को आनन फानन में हटा दिया गया, क्योंकि ज्वालामुखी में करीब 500 मीटर लंबी एक नई दरार पड़ने के बाद लावे के कई मुहाने बन गए और पहाड़ पर जगह जगह लावा फूटता दिखा। सफेद भाप के गुबार और सुर्ख लावे के फव्वारे के बीच ज्वालामुखी ने आक्रामक अवतार ले लिया तो उसके आसपास भटकना भी मौत के मुंह में जाने के बराबर हो गया। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ने वहां डेरा जमाए लोगों को वापस भेज दिया और बीते कई दिनों से सैलानियों से गुलजार जिस ज्वालामुखी पर 24 घंटे चहल पहल रहा करती थी, वहां फिर सन्नाटा पसर गया। राहत और बचाव टीम के सदस्य ज्वालामुखी में होती हलचल पर नजर गड़ाए दिखे। सदियों से शांत रहने के बाद पिछले महीने ये ज्वालामुखी अचानक फट गया था। इलाके में करीब 800 साल बाद ज्वालामुखी फटने की खबर जंगल की आग की तरह फैली और अपनी आंखों के आगे खौलते लावे को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। अब तक करीब 30,000 लोग इस ज्वालामुखी को देख चुके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया। श्रीनगर के शाह हमदन कॉलोनी गुलाब बाग में ये तलाशी अभियान चलाया गया। बताया गया कि 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा और आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर हंगामे और मारपीट की घटनाएं सामने आई। आरामबाग विधानसभा सीट से टीएमसी की उम्मीदवार सुजाता मंडल ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और इससे जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाले गए। आरामबाग के गांव में लोगों की भीड़ हाथों में डंडे लेकर दौड़ती दिखी। हर तरफ हंगामे का माहौल दिखने लगा। दूर से लिए गए एक वीडियो में कुछ लोगों के बीच झड़प होती देखी गई। ये हंगामा तब शुरू हुआ जब सुजाता मंडल इस गांव में पहुंची और आरोप लगाया कि बीजेपी ने इलाके के लोगों को डराया और धमकाया। बोलছে যে कमल चौक में वोट देना नहीं तो आप लोगों को मारेगा, এটা बीजेपी बुतेर लोगेरा बोलছে। हालांकि गांव की तस्वीर इससे मेल खाती नहीं दिखी। गांव में सुजाता मंडल अपने सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के जवानों के साथ घूमती दिखी, जबकि वहां के लोग उनका विरोध करते दिखे। गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि सुजाता मंडल के ही समर्थकों ने गांव में घुसकर मारपीट की और लोगों को डराया धमकाया। एक महिला अपनी चोट दिखाते हुए लगातार रोती रही और बाकी लोग सुजाता मंडल पर गुस्सा निकालते रहे। आरोपों के मुताबिक सुजाता मंडल के ही समर्थकों ने उसकी पिटाई की, जिसकी वजह से उसके परिवार के लोगों में आक्रोश दिखा। दावा है कि लोगों का यही गुस्सा बाद में बवाल की वजह बना और भीड़ के गुस्से का शिकार सुजाता मंडल का काफिला बन गया। टीएमसी उम्मीदवार के एक सुरक्षा कर्मी को चोट भी आई, यहां तक कि उनकी कार पर भी पत्थर फेंके गए, जिससे उनकी कार का शीशा टूट गया। अब देखो मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मेरी ये एक नई मेरा किराया का कार है, मुझे मालिक को मुझे ऐसा इतना पैसा मैं कहां से दूं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने सुजाता मंडल के आरोपों को खारिज कर दिया। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ফলস অভিযোগ, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী
इसके अलावा भी हिंसा की छुटपुट घटनाएं कई जगहों पर हुई। केशवपुर इलाके में टीएमसी पर आरोप लगा कि उन्होंने बीजेपी समेत कुछ और दलों के पोलिंग एजेंट बैठने ही नहीं दिए। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के समर्थकों पर बम फेंकने और गोली चलाने के भी आरोप लगे, जबकि कैनिंग पूर्व विधानसभा सीट पर भी हिंसक झड़प हुई। आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में आईएसएफ के 2 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। बिहार के समस्तीपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 3 बदमाश एक बैंक में लाखों की लूट करते दिखे। बैंक में लूट से पहले इन बदमाशों ने कई दिनों तक रेकी भी की, जिसके बाद उन्होंने बैंक पर धावा बोला। हेलमेट और टोपी पहने ये लुटेरे हथियारों के साथ बैंक में दाखिल हुए। इसके बाद एक आरोपी हथियार लहराता हुआ कैश काउंटर पर पहुंचा और बैंक कर्मचारियों को धमकाता दिखा। इन आरोपियों ने बैंक स्टाफ समेत वहां मौजूद सभी लोगों को एक कोने में बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने कैश काउंटर में रखी नकदी बटोरनी शुरू की। काफी देर तक लूटपाट करने के बाद ये आरोपी 5 लाख से ज्यादा की रकम अपने एक थैले में भरकर वहां से निकल गए। हालांकि इस लूट में शामिल 2 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लगातार अनुसंधान चल रहा था और 2 अपराधी उसको पकड़े गए हैं। पुलिस को सीसीटीवी वीडियो के जरिए इस केस को सुलझाने में कामयाबी मिली। सीआरपीएफ को भेजे गए एक धमकी भरे ईमेल की जांच एनआईए के हवाले कर दी गई। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि ये ईमेल 4-5 दिन पहले सीआरपीएफ के मुंबई हेडक्वार्टर को भेजा गया था, जिसमें भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे मंदिरों, हवाई अड्डों पर हमले की धमकी दी गई। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इतना ही नहीं, धमकी भरे इस ईमेल में 3 राज्यों में 200 किलो विस्फोट होने का भी जिक्र किया गया, जबकि 11 से ज्यादा आतंकियों और आत्मघाती हमलावरों के एक्टिव होने की बात भी इसमें कही गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच फौरन एनआईए को सौंप दी गई, जो इस ईमेल को भेजने वाले की तलाश में जुटी हुई है। फिल्म द बिग बुल का एक और प्रोमो जारी हुआ। अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल का एक और प्रोमो जारी कर दिया गया। ये फिल्म गुरुवार को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। इसे 90 के दशक में शेयर मार्केट में हुए बड़े घोटाले पर बनाया गया है। जब आदमी ऊपर ऊपर और ऊपर जाता है ना, उतना ही नीचे 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 गिरता है। तो आखिर में धम्स ये आता है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई। अदालत ने राज्य सरकार से जल्द इस पर कोई सख्त कदम उठाने को कहा। यही नहीं, कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाने की भी सलाह दी। हाईकोर्ट को एक चिंता थी कि ये जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें सरकार क्या सोच रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद पीएम ने तुरंत उस महिला की मदद के लिए अपने डॉक्टरों की टीम भेजी। देखिए, कोई मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, जरा देखिए वो माता जी को जरा पानी वगैरह दीजिए। यूपी के हरदोई में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। वहां पुलिस ने इन अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को कोरोना के खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य आग्रह नाम के अभियान की शुरुआत की। 10.5% की दर से संक्रमण दर है कोरोना का, और यहाँ पर स्वास्थ्य आग्रह ये मिशन लेकर शुरू हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस अभियान की एक वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। मास्क लगाने के प्रति उदासीनता है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के मंच पर दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भी पहुंचे। हालांकि उन्होंने शिवराज सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। तो लगा था सर कि स्वास्थ्य आग्रह में पता चला कि आप पार्टिसिपेट करने आ गए। नहीं, मैं अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आया था। इटली की राजधानी रोम में कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों के विरोध में लोगों ने हंगामा किया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से वहां सख्त नियम लागू, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग रोम की सड़कों पर उतरे। इन प्रदर्शनकारियों में कई रेस्टोरेंट मालिक और छोटे कारोबारी हैं, जो सरकार के सख्त फैसलों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। यही वजह रही कि इन प्रदर्शनकारियों ने इटली की संसद के पास जमा होकर सरकार से नियमों में ढील देने की मांग की। इस बीच गुस्साई भीड़ ने वहां लगी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। पुलिस वालों ने बेकाबू भीड़ को काबू करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो हंगामा करते लोगों के आगे बेबस नजर आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत की ऐसी तस्वीरें रोम के दूसरे इलाकों से भी सामने आई। पश्चिम बंगाल के उलुबेड़िया में टीएमसी नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मिलने पर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की। चुनाव आयोग ने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी को तुरंत निलंबित कर दिया।
और टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से मिली सभी ईवीएम को भी मतदान प्रक्रिया से अलग कर दिया। इससे पहले टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मिलने की खबर जैसे ही फैली तो कई लोगों ने वहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने उस अधिकारी को भी बंधक बना लिया जो ईवीएम लेकर टीएमसी नेता के घर पहुंचा था। बाद में सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और सख्ती दिखाते हुए उन्होंने सब लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि निलंबित अधिकारी रात के वक्त ईवीएम लेकर अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा था और वहीं पर सो गया। चुनाव आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की। हालांकि बीजेपी ने मामले की सख्त जांच की मांग की। ये साधारण अपराध नहीं है, ये चुनाव प्रक्रिया के साथ एक तरह से धांधली का व्यवहार है। टीएमसी नेता के घर से बरामद सभी ईवीएम रिजर्व में रखी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उन सभी को चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी आज छात्रों, टीचरों और बच्चों के माता पिता से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। आज शाम 7 बजे ऑनलाइन आयोजन से सभी को जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल पीएम परीक्षा पर चर्चा करते हैं। इस साल कोविड की वजह से ये चर्चा ऑनलाइन मोड पर ही होगी और पीएम सभी से बात करेंगे। उधर परीक्षा पर चर्चा के लिए शिक्षा विभाग ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नमस्कार दोस्तों। अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। ये परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूँ। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथी हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा। दिल्ली में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। राजधानी में पिछले कई दिनों से रोजाना 3,500 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और यही वजह रही कि सरकार ने सख्ती बरतते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई। सोशल डिस्टेंस बना के रहें, मास्क लगा के रहें, मास्क को उतारे नहीं। दिल्ली सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के जितने तरह के मेथोडोलॉजी है और जितने इनोवेटिव आइडियाज हैं, उन सारे चीजों पे काम कर रही है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है और 10 से सुबह 5 बजे का क्या औचित्य है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर कोरोना की जांच में तेजी नहीं लाने का आरोप लगाया।
कर्फ्यू लगाया अच्छी बात है, परंतु इसके अलावा और भी इनको यत्न करने पड़ेंगे। हालांकि दिल्ली के कई लोगों ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की और उम्मीद जताई कि इससे कोरोना मरीजों की संख्या घटेगी। अच्छा डिसीजन है, ये सख्ती होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने दिन में भी पाबंदियां लगाने पर जोर दिया, क्योंकि देश के कई दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में 30 अप्रैल तक रोजाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान ट्रैफिक की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और जो लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए निकलेंगे उन्हें भी नहीं रोका जाएगा, लेकिन इसके लिए ई पास जरूरी होगा, तभी उन्हें रात में बाहर निकलने दिया जाएगा। सभी दुकानदार, फल और दूध बेचने वाले भी ई पास के जरिए ही आवाजाही कर सकेंगे। इस दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों को भी ई पास दिखाना जरूरी होगा। हालांकि निजी अस्पतालों के कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है, लेकिन उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। बीमार लोगों के अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इलाज के लिए ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दिल्ली पुलिस इसे सख्ती से लागू करेगी। सभी संबंधितों को डीडीएमए के आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा। मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने वाली ममता बनर्जी की अपील पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार की चुनावी रैली में पीएम ने ममता के बयान का मुद्दा उठाते हुए उन्हें निशाने पर लिया। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन में राज परिवार में सत्ता के लिए चल रही रस्साकशी के बीच वहां की सेना ने एक अभ्यास करके अपनी ताकत परखी। इस मिलिट्री ड्रिल की टाइमिंग अहम इसलिए है क्योंकि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और उनके सौतेले भाई में तनाव चल रहा है और 3 दिन पहले तो उनके सौतेले भाई ने खुद को घर में नजरबंद करने तक का आरोप लगा दिया था, जिसके बाद जॉर्डन की सेना के शक्ति प्रदर्शन का यह वीडियो सामने आया। तस्वीरों में उत्तरी जॉर्डन की किसी अज्ञात जगह पर आसमान में कई हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आए और उनके जमीन पर उतरते ही फुर्तीले जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। एक के बाद एक इतनी गोलियां दागी गईं कि वीरान इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। थल सेना के साथ वायुसेना ने भी अपनी ताकत दिखाई। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए विमान उड़ान भरकर हवा में पहुंचे और फिर जमीन पर बमों की बरसात शुरू हो गई। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि सेना के इस अभ्यास का जॉर्डन में चल रही सियासी उठापटक से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इस तरह की बड़ी ड्रिल काफी पहले ही प्लान कर ली जाती है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह आज अलग अलग इलाकों में रोड शो करेंगे। सबसे पहले दोपहर 12 बजे वो सिंगूर में रोड शो करेंगे। उसके बाद वो डोमजुड़ पहुंचेंगे, जहां वो लोगों से मुलाकात करने के साथ ही रोड शो करेंगे। इसके बाद वो दोपहर करीब 3 बजे हावड़ा जाएंगे और वहां रोड शो करके लोगों से पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। शाम को करीब 5 बजे अमित शाह बेहलापुर जाएंगे और एक रोड शो करेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। पार्टी का आरोप है कि बिजली कंपनी की मनमानी के बावजूद सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के एक दफ्तर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया, जिस पर वो भड़क गए और उसे तोड़ने लगे। इस बीच कुछ कार्यकर्ता उस गेट पर चढ़ गए। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, हालांकि उनकी ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। हंगामा बढ़ता देख आखिरकार पुलिस ने कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को दफ्तर में जाने की मंजूरी दे दी। पश्चिम बंगाल में आज योगी आदित्यनाथ भी 3 रैलियां करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे। सुबह 11 बजे उनकी पहली रैली जलपाईगुड़ी में होगी, जिसके बाद वो करीब 1 बजे कारसियांग जाएंगे और वहां भी एक रैली में हिस्सा लेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की अंतिम रैली कालियागंज में होगी। वो करीब 3:45 पर कालियागंज पहुंचेंगे और जनसभा का हिस्सा बनेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद सरकार ने नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बड़ा फैसला किया है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि देश में जारी नक्सल विरोधी अभियान में अहम बदलाव किया जाएगा, जिसके तहत
नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को और दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में मौजूद सुरक्षा बल के कैंपों को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि नक्सली उन्हें निशाना न बना सके। इतना ही नहीं, ऑपरेशन में शामिल जवानों को बेहद घातक हथियार भी दिए जाएंगे। एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये अहम फैसले लिए गए। देश में कोरोना का टीका लगाने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ को पार कर गया। सरकार ने बताया कि देश में कोरोना वैक्सीन अभियान तेजी से चल रहा है और अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका टीका लगाया जा चुका है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। उनके दफ्तर में एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया। चेन्नई में अभिनेता विजय साइकिल से मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। यूपी के शाहजहांपुर में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 107 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन लोगों के पास से 1000 लीटर से भी ज्यादा शराब बरामद की गई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कोरोना का टीका लगवाने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया। नगर निगम को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी आएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम एक स्कीम लेकर आ रही है कि परिवार के सभी लोग टीका लगवाओ और 5% अलग से छूट पाओ। कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे लोग इस ऐलान से खुश नजर आए और उन्होंने दूसरे लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। प्रॉपर्टी टैक्स में जो सीनियर सिटीजन को मिलती है उसके अलावा भी 5% मिलेगी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधार कानून और सीएए पर भ्रम फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी सीएए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों लोगों ने मिलकर लॉकडाउन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से वहां एक हफ्ते के लिए बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग मॉल को बंद रखने का ऐलान कर दिया गया और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के घरों से निकलने पर भी रोक लगा दी गई, जिसके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उनमें बड़े पैमाने पर शॉपिंग मॉल के कर्मचारी और वहां अपनी दुकान चलाने वाले लोग भी शामिल थे, जिन्होंने सरकार के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई और हाथों में पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के नाम पर उन पर ज्यादती कर रही है, जबकि बड़े बड़े कारोबारियों को छूट दी जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में कोरोना मामलों और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के बढ़ने से अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ गया है और यही वजह है कि सरकार ने भी ढाका समेत कई शहरों में सख्ती बढ़ा दी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो बस लपटों से घिरी नजर आई। बस की खिड़कियों से भी जोरदार लपटें निकलती दिखाई दी। पेट्रोल पंप से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी बस में आग लगने की वजह से वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद बस में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस हादसे में बस पूरी तरीके से जलकर राख हो गई।